Hello students, welcome to CGS Chemistry Gyan Sagar. I'm here for you, Priyanka ma'am. So, bacha, today we're gonna start more concept. So I'll try to explain it in the easiest way I can follow. Bacha ji, this concept is very important from examination, from any competition point of view, and this is from your +1 chemistry class, and this is the first chapter of your +1 chemistry. स्टूडेंट यूजुअली फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बट आई विल ट्राई कि आपको ये आसान लगे. मैं थोड़ी इजी वे से इसको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप पेपर में अपने क्वेश्चन को अच्छे से हिट कर सको. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट बच्चे शुरू करते हैं हम लोग. तो पहले चलो बात करते हैं कि मोल है क्या. ठीक है, मोल ना बच्चे एक नंबर है जिसका केमिस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा यूज़ है. अब होता क्या था कि आपको पता है कि कोई भी जो कंपाउंड या कोई एलिमेंट है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. अब एक एक एटम के बारे में स्टडी करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, नहीं कर सकते ना. अब रेन ड्रॉप भी जो होता है, रेन ड्रॉप के अंदर 10⁻15 पार्टिकल्स होते हैं. तो सोचो कि एक एक पार्टिकल के बारे में कैसे स्टडी करोगे, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. तो क्या होता है कि हम पार्टिकल्स की ग्रुपिंग कर देंगे, क्योंकि ग्रुप में बात करना आसान हो जाता है. तो ग्रुपिंग करने के बाद पार्टिकल्स को हमने एक टर्म दे दी, दैट इज़ अ मोल. और एक मोल के अंदर वी हैव 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर देयर. पार्टिकल्स माने योर एटम्स, इट कैन बी योर मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयन्स एट्सेट्रा. ठीक है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, ये सब कुछ इसके अंडर आ जाता है जो भी आप बात कर रहे हो. ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि 1 डज़न में कितने होते हैं, 12 होते हैं, राइट. 1 सेंचुरी में कितने होते हैं, 100 होते हैं. 1 डेकेड में कितने होते हैं, 10 होते हैं. तो इजी हो जाता है ना कि मैंने 5 डज़न बनाना के लिए मैंने 10 डज़न लिए, तो पता लग रहा है मैंने कितने लिए, 10 डज़न अगर लिए हैं तो मैंने 120 लिए हैं. ठीक है ना. तो मतलब वो इतना बड़ा नंबर याद रखने के बजाय वो 1 2 3 4 5 की काउंटिंग में याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है, और उसकी कैलकुलेशंस भी इजी हो जाती हैं. तभी क्योंकि हम एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स के बारे में बातें कर रहे हैं, तो एक एक के बारे में कहाँ से बात करेंगे. तो हमने उसको टर्म दे दी कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, कितने हैं, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स. अब 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे एक मोल के अंदर. उसको किसने बताया था, एवोगैड्रो ने. एवोगैड्रो वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर, और जिसको हम Na से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको हम Na से डिनोट करके चलेंगे. अब जैसे देखो, अब एक मोल में मतलब Na पार्टिकल्स हैं. ठीक है, 5 मोल्स में कितने होंगे, 5 Na. बात करनी आसान होगी ना. 5 को आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, Na क्या है आपका, 6.022 10⁻23. तो आपको पता लग गया कि 5 मोल मतलब इतने पार्टिकल्स के बारे में तो हमने इजीली बात कर ही ली है. समझ रहे हो. अब जैसे बात की है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन. अब CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करता है, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन करता है. ठीक है, तो इतने CO2 के मॉलिक्यूल इसके अंदर हमारे पास हैं. या फिर आप बोलोगे, अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल जो है CO2 का, उसके अंदर 1 कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और टोटल कितने एटम्स हैं. एटम क्या होता है, सिंगल, मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो टोटल एटम कितने हैं, 3 एटम्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर इतने एटम हैं तो एक मोल ऑफ CO2 के अंदर कितने होंगे, एक मोल CO2 के अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे. सेम एटम्स ऑफ ठीक है, विच इज़ Na एटम्स ऑफ कार्बन होंगे. या अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम थे, 2. तो एक मोल के अंदर कितने होंगे, एक मोल में तो इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो एटम्स भी कितने होंगे, 2 इंटू Na. अगर मुझे एक के बारे में पता है, अब एक मोल का मतलब क्या हुआ, एक मोल का मतलब यहाँ पे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही हो गए CO2 के.
यही मतलब हो गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, 1 × 6.0 × 10⁻23। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, 2 × 6.0 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो? और एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे, 3 Na एटम्स ऑफ एटम्स इन टोटल। बात समझ में आ रही है? तो आप मतलब मॉलिक्यूल, एटम, किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह से पता कर रहे हो। तो चलो ये तो था जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट की क्या हुई थी बच्चा जी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे चलता गया काम, और फिर वो कहते हैं कि हमें एटम्स के मास के बारे में भी तो पता करना है कि एटम्स का मास कितना होगा। तो अगेन वही दिक्कत आ गई, कहते हैं एक एटम के मास के बारे में कौन पता करे, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चलो हमने ये तो पता कर लिया कि एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्लबिंग में ही ना उनका मास भी बता देते हैं। एक एक एटम के बारे में बताना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, हम मोल की ही बात करेंगे, अवोगाड्रो नंबर पार्टिकल के मास की ही बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि एक मोल का मतलब 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं ना। तो कहते हैं, और उनका जो मास है, इतने पार्टिकल्स का मास कितना होगा, वो कहते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है ना, पार्टिकल्स के बारे में तो पता लग ही रहा है, तो अभी ये भी तो देखना है ना कि उनका मास क्या होगा। असल में ना मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है केमिस्ट्री की, हर चीज़ को मोल के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। इसने पार्टिकल्स को, मास को, वॉल्यूम को, सबको इकट्ठा कर दिया था कि आप किसी का कुछ भी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए हमें। ठीक है, अब जैसे क्या मतलब हुआ, कहता कि एक मोल, अगर मान के चलो आपने वही बात 1 मोल ऑफ CO2 बात की, 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या हो गया, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के, एक मोल ऑफ CO2 के अंदर मेरे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कहते हैं इनका मास कितना होगा, इनका मास किसके इक्वल होगा, मोलर मास ऑफ CO2। समझ रहे हो, विच इज़ इक्वल टू 44 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये चीज़ सीख ली। क्या हमने सीखा यहाँ पे, हमने सीखा कि 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल कैन बी योर एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। अब जितनों के लिए भी निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 6.0 × 10⁻23 एटम्स हैं, और इनका मास कितना होगा भी, इसका मास होगा 1 ग्राम, क्योंकि मोल्स का मास ग्राम में ही हम लोग नोट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नेचर में हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, H2 के फॉर्म में, मतलब हम H2 की बात कर रहे हैं। इट कंटेन 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। उनका मास कितना होगा भी, इतने पार्टिकल्स का जितना H2 का मॉलिक्यूलर मास है, विच इज़ 2 ग्राम। ठीक है, अब अगर आपको एक के बारे में पता है तो वहाँ से आप 2, 4, 5, 10 कितने के बारे में भी पता कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो बताओ उसमें कितने मोल्स होंगे। जैसे आपके पास 60 बनाना है तो बताओ कितने डजन हुए, तो 60 को एक डज़न की वैल्यू से डिवाइड कर दो ना, विच इज़ 12, तो 60/12 कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। लाइकवाइज अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जिसको आप एन से डिनोट करते हो, तो क्या हो गए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर्मूला ये बन गया इसका, अपॉन, ठीक है, एक मोल की कितनी वैल्यू है, वो क्या है बच्चे, आपका एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मान के चलो 60 बनाना लिए, तो पूछ रहे हैं उसमें कितने डज़न हुए, तो 60 को आप किससे डिवाइड करोगे, एक डज़न की वैल्यू से, विच इज़ 12, तो 5 आंसर आ गया ना। लाइकवाइज कितने आपके पास गिवन पार्टिकल्स हैं, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, n/n से हमने डिनोट कर दिया। दिस इज़ योर फर्स्ट फार्मूला। लाइकवाइज अब आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं
वो आपको मास के बारे में भी बताता है ना। तो वो भी कैसे निकालोगे, सेम फंडा, जितना आपके पास गिवन मास है अपॉन 1 मोल के मास की कितनी वैल्यू है, जो क्या होता है उसका मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। गिवन मास को W से डिनोट करना है और एटॉमिक मास को M से। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि मोल पार्टिकल्स की फॉर्म में इसके इक्वल है और इस जो आपके मास है तो उसकी फॉर्म में इसके इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया कि N इज़ इक्वल टू N अपॉन Na विच इज़ इक्वल टू W/M। अभी वॉल्यूम टर्म को मैं लिंक नहीं कर रही, वो मैं बाद में लिंक करूँगी, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ऑल 3 आर इक्वल। अगर n इसके इक्वल है, n इस गिवन मास वाले के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में क्या होगा, इक्वल ही हो गए ना बच्चा जी। तो मतलब आपको क्वेश्चन में अभी क्या अप्रोच लगानी है कि क्या आपको दिया है, क्या आपको निकालना है, उसके हिसाब से इक्वेट करते जाओ, आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन से सीखेंगे। अब देखो मोल के यूनिट्स क्या होंगे। मोल के यूनिट मोल ही होते हैं, लेकिन यूनिट में आप उसको MOL लिखते हो। जब आप MOL नहीं लिख रहे हो तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन यूनिट्स में जाके वो क्या बन जाएगा, MOL। बात समझ में आई बच्चे। देखो जो हमने किया है अब तक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NaOH। यस, अब कैसे सॉल्व करोगे, अप्रोच क्या लगानी है, जो दिया है जो निकालना है। दिस इज़ अ ब्रह्मास्त्र यू हैव। जो दिया है जो निकालना है उसको इक्वेट करो। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल। देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, N इक्वल टू N अपॉन Na इक्वल टू W/M। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, N। ये N दिया क्या हुआ, ग्राम। ग्राम का मतलब मास, तो मतलब ये वाला। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वेट। N इक्वल टू W/M। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतने में कितने प्रेजेंट होगा, तो ये गिवन मास हो गया ना। तो W कितना हो गया मेरे पास, 100 ग्राम। और मोलर मास कितना होगा इसका, एक Na है, एक ऑक्सीजन है और एक क्या है। सो यस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NaOH, राइट। तो क्या था इसमें कि N क्या होता है मेरे पास। अब यहाँ पे निकालने क्या है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, और आपके पास क्या क्या हुआ, मास। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला कौन सा डेटा है, N, और क्योंकि मास दिया हुआ है तो मास वाली कौन सी टर्म है, W/M। दोनों को कर दो रिलेट, ठीक है। तो गिवन मास कितना है कि इतने के लिए निकालना है, वो 100 ग्राम है। और मोलर मास कितना होगा, देखो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो कितना आ गया बच्चे, इट इज़ 40, ठीक है, 40 AMU। ओके। सो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, गिवन मास 100 अपॉन 40, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 10/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आ गया, 10/4 आपके पास 822.5 मोल। अब यूनिट क्या होंगे इसके, MOL। समझ में आया। अब जैसे एक और क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। कैलकुलेट मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ CO2 गैस। अब अगेन फॉर्मूला क्या है आपका, N इज़ इक्वल टू W/M इज़ इक्वल टू N अपॉन Na। बस यही आपने टेक्निक मान ली थी। निकालना क्या है आपको अभी, मास, ठीक है। और दिया क्या हुआ, मोल। मास वाली कौन सी टर्म है, W/M। मोल्स वाली क्या है, N। तो कर दो, मास निकालना है मतलब गिवन मास है ना। तो W और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो आप करोगे तो 44 AMU आ जाएगा। तो 44 इज़ इक्वल टू N की वैल्यू 5 मोल्स। मोल्स दिए हुए हैं तो W कितना आ गया, 5 × 44 ग्राम, ठीक है। तो 220 ग्राम इज़ द आंसर, ठीक है। अब और देखो,
कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। आप देखो कि जितने भी क्वेश्चन मैं इस टॉपिक को लेके करूँगी टिल एंड, सबका एक ही मेथड लगाऊंगी, एक सिंगल मेथड से सारा कुछ होगा। तो यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, n। तो मतलब फॉर्मूला क्या है कि n इज इक्वल टू W/m इज इक्वल टू n/n। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल नहीं है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल वाली टर्म कौन सी है, n/n। दिया क्या हुआ है, ग्राम। ग्राम का मतलब क्या दिया हुआ है, मास, मतलब W/m। बन गया फॉर्मूला, कर दो। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने में निकालने हैं, तो आपको कैपिटल M गिवन पार्टिकल्स निकालने हैं। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 10⁻23। 22 ग्राम में निकालने थे। और मोलर मास कितना है CO2 का, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 12 + 2 × 16 कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो कितना आंसर बन गया, n की वैल्यू 1/2 × 6.02 10⁻23, which is almost equal to 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका क्या बन गया बच्चा जी, आंसर बन गया। समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। तो आगे चले, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि आपको जो दिया है, जो निकालना है, उसके हिसाब से कंपेयर करते जाओ। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट मास ऑफ 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती है बच्चे, H2 की फॉर्म में। दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब n/na। निकालना क्या है, मास। मास वाली कौन सी टर्म है, W/m। बस कंपेयर करो, हो जाएगा। गिवन मास कितना है, 3.01 10⁻23। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 10⁻23। मास निकालना है मतलब W निकालना है। अब हाइड्रोजन गैस H2 है, H2 का कितना हो गया, 2। सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ग्राम। जो दिया है, जो निकालना है, कंपेयर करते जाओ, होता जाएगा, समझे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स present in 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ, अब ये कैसे करोगे, हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चे आपके पास, H2 होती है, राइट। तो आपको पता है कि जो एक H2 का मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 ग्राम में प्रेजेंट हैं, तो उसके हिसाब से आप एटम निकाल दोगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो उसके एटम्स निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली। तो करो। अब जैसे मैंने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल पूछे हैं, तो लेट्स से पहले मैं मॉलिक्यूल्स ही पता करूँगी, क्योंकि 2 ग्राम में मॉलिक्यूल पता कर लूँ और मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल ही पता करने में बेनिफिट है। तो n/n दिया क्या हुआ है बच्चे, मास, तो मतलब W/m। तो अब देखो, आपको n निकालना है और ये कितना होता है, 6.02 10⁻23। कितने में निकालना है, 2 ग्राम में। और H2 का मोलर मास कितना होता है, 1 + 1 2, राइट। तो कितने आ गई n की वैल्यू, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये H2 का आया। नाउ अब एक H2 जो है 2 एटम्स कंटेन करता है, तो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑफ H2 वो कितने कंटेन करेंगे, 2 × 6.02 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो कितना आ गया, 1.204 10⁻23 एटम्स। क्लियर हो रहा है बच्चे।
तो बस ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, सॉरी 12 पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे आप लोगों को पूछ सकते हैं और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आपके पास मान के चलो एक और क्वेश्चन है, गिवन मास ऑफ SO2 is 128 gram, calculate number of moles of SO2. Second, calculate number of molecules of SO2. Third, calculate number of sulfur atoms. Fourth, calculate number of oxygen atom. Fifth, calculate number of atoms. देखो अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, मास ऑफ CO2, मास दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला लगेगा मास के लिए, W/m। उसके बाद क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब स्मॉल n, ठीक है। तो कर दो, SO2 का कितना है 128, मोलर मास कितना होगा, एक सल्फ़र और 2 ऑक्सीजन, सल्फ़र का कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आंसर कितना आ गया 64 ग्राम। ये इसका क्या आ गया, मोलर मास। तो ये आ गया आपके पास n की वैल्यू विच इज़ 2 मोल। पता लग गया फर्स्ट पार्ट जो दिया था, जो निकालना है कंपेयर कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। अब जो गिवन है मैं उसी के हिसाब से चलूँगी, मास दिया हुआ है तो W/m, ठीक है, और निकालना क्या है सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मतलब n/n। तो अब देखो गिवन मास कितना था 128, मोलर मास कितना है 64, n आपको निकालना है, मैं Na की फॉर्म में ही आंसर निकाल रही हूँ, ठीक है बच्चे, आपको इजी बनाने के लिए। कैलकुलेशन सीखना पर्पज़ नहीं है हमारा पर्पज़ है सीखना, क्वेश्चन करना। तो 2 Na मॉलिक्यूल्स आए मेरे पास ऑफ SO2। सेकेंड पार्ट सिंपल था। अब थर्ड पार्ट में देखो, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स निकालने हैं आपको। अब अगर आपको कभी एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो पहले आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कंटेन्स 1 सल्फर एटम। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल आए हैं आपके गिवन डेटा के हिसाब से, गिवन डेटा मतलब 128 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल आए थे मेरे पास बच्चा जी, 2Na। तो 2Na मॉलिक्यूल्स कितने कंटेन करेगा, 2Na सल्फर एटम, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, ऑक्सीजन एटम्स के बारे में निकालो। अब ऑक्सीजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 क्या कंटेन कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम। अब एक मॉलिक्यूल का पता है तो कितने मॉलिक्यूल्स आए थे मेरे पास, 2Na, तो उसमें कितना होगा 2 × 2Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 4Na। समझ में आया। जब भी आपको एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो फर्स्ट ऑलवेज फाइंड मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितनी क्वांटिटी है, तो जितने मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से आप निकाल दोगे। और वैसे भी यहाँ पे जो मास दिया हुआ है वो एक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, तो अगर फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया तो वो फॉर्मूला के हिसाब से भी आपके पास मॉलिक्यूल ही आएंगे, फिर मॉलिक्यूल में एटम्स। फिफ्थ पार्ट का है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं ना। तो एक मॉलिक्यूल जो है SO2 का वो 3 एटम कंटेन कर रहे हैं, क्यों, एक सल्फ़र का 2 ऑक्सीजन का, तो 2Na कितने कंटेन करेंगे, 3 × 2Na एटम्स। तो कितना आंसर आया, 6Na एटम्स इन टोटल। समझ में आया बच्चे। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, बट दिस इज़ द टेक्निक यू हैव टू फॉलो। ये टेक्निक अगर आपको आ रही है तो आप क्वेश्चन कर सकोगे, जो निकालना है जो दिया है कंपेयर करते जाओ। इसी की आगे फर्दर वेराइटीज़ बनाते रहते हैं, क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करते रहते हैं, बट फंडा रिमेन सेम, बेसिक फंडा रिमेन सेम, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं वॉल्यूम टर्म को रिलेट करूँगी एंड देन उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करवाऊँगी। फिर हम सब टॉपिक को क्लब करके ना अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके कॉम्पिटिशन्स को
टारगेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चा। कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट कि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू।